अपने कवर किए हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना एक बहुत अच्छी आदत है। वो अच्छी आदत एक प्लस पॉइंट में बन जाती है जब हम उसे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन के प्रोसेस के थ्रू करें। उससे हमारा रिवीजन या फिर रट्टाफिकेशन जो कुछ भी कहीं एक ही बात है वो बहुत अच्छा हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, बुक के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है जो हमारे ब्रेन की मेमोरी के अंदर मिसिंग होता है। तो हम उसे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर पता नहीं कैसे उस शॉर्ट्स के ऊपर बटन दब जाता है या कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है। देखते तो हम सिर्फ 1-2 मिनट है, पर 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। उसका एक सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन भी है। अपने किसी ऐसे दोस्त को ढूंढो जो 15 या 20 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर समझा दे सारे पॉइंट्स के साथ। मुश्किल है ना ऐसा कोई लॉयल फ्रेंड? हाँ यार, मुश्किल तो बहुत है। मेरे पास भी नहीं है ऐसा कोई। हाँ, रियल लाइफ में मुश्किल है, पर वर्चुअल लाइफ में तो नहीं। वर्चुअल लाइफ में मैं हूँ ना, धीरज पालीवाल, आपके लिए लेके आ चुका हूँ ऐसा ही रिवीजन वीडियो हाइड्रोजन चैप्टर का, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, वो भी लाइन बाय लाइन, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। एंड हाँ, मैं पहले बता दूँ कि इसके अंदर मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए जो एनसीईआरटी के अंदर है, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। ठीक है, किधर से भी कुछ भी उठा लो, आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। उसके लिए खास बात है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखोगे तो ही आपको सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि ये है कि मैं मेरा फेस नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई स्मार्ट स्क्रीन है ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन उधर रहे। तो बस मेरी आवाज़ के ऊपर ध्यान दो, आँख बंद करके देखोगे तो भी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो पता भी नहीं चलेगा कब चलती ट्रेन में से नीचे उतर गए। ठीक है, तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। एंड हाँ, उन लॉयल फ्रेंड हो तो थोड़ा कुछ फ़ायदा भी कर दो मेरा, कुछ तो दे दो। या तो अगर देखो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक और शेयर कर दो। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, न्यू व्यूवर हो तो डिसलाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगा, अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो शटर डाउन करके निकल जाते घर पे। ठीक है, चलो बकवास बहुत हो गई, अब चलो शुरू करते हैं। देखो हाइड्रोजन का, देखो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सिर्फ की पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स गेनिंग के लिए वही। अगर मैं इस पैराग्राफ के अंदर आता हूँ, तो इसके अंदर बेसिकली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात की हुई है। हाइड्रोजन की पोजीशन के लिए सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, उसके पास सिर्फ 2 ही जगह। पहली है एल्कली और दूसरी है हैलोजन्स के साथ। एल्कली के साथ जाने के लिए उसके पास कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। वहीं एल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, जो कि ऑब्वियसली सेम है। और एल्कली मेटल्स की बात करूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके यूनिपॉजिटिव आयंस बनाते हैं। हाइड्रोजन भी ये कर सकता है। और उसी के साथ बिल्कुल एल्कली मेटल्स के जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड्स और सल्फाइड्स बनाता है। तो अच्छी बात है, ये तो एल्कली के साथ है। पर यहाँ पे कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, जैसे कि एल्कली मेटल्स के जैसे कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैम्पी एल्कली मेटल से काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं हाइड्रोजन जो है वो मेटालिक कैरेक्टर नहीं बताता नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, इस वजह से वो एल्कली मेटल्स के साथ नहीं रह सकता। अगर मैं हैलोजन्स की बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी कि वो सिर्फ दैट हाइड्रोजन इज़ ओनली शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ, वो अलग बात है कि वो भीख मांग के नहीं ले सकता, वो अलग टॉपिक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, नोबल गैस वाले तो हो गया, पर हैलोजन्स के जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके यूनी नेगेटिव आयन भी बना सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करो तो उसकी आयनाइजेशन इंथैम्पी हाइड्रोजन की हैलोजन्स के साथ मैच होती है। इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं हाइड्रोजन की पोजीशन को बताने के लिए। ओके, बट यहीं पे क्या होता है कि हाइड्रोजन इन 3 पॉइंट्स के चक्कर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो ना एल्कली के साथ उसकी पोजीशन फिक्स हो सकती है, ना हैलोजन्स के साथ। किसी एक को तो उसको चूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, और ये शुरुआत से उसका लफड़ा रहा है। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक जो कि है अकरेंस के ऊपर। ओके, देखो पूरे यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन लेता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और वो किस फॉर्म में है? देखो, वो या तो वाटर अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड। समझ लो यार, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन है वो है। और यूनिवर्स पूरा 70% हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो क्या ही बोलें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम।
जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या फिर अगर मैं कहूँ हाँ तो प्रीडोमिनेंट कहना सही रहेगा, प्रीडोमिनेंट प्रोशियम है जो कि 99.95% रहता है इन्वायरमेंट के अंदर। ओके, अगर ये लोग एक दूसरे से अलग हैं तो वो है इलेक्ट्रॉन्स के इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन और प्रोटियम की बात करूँ तो इनके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, बदकिस्मत, इनके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। वहीं अगर मैं डेट्रियम की बात करूँ जो कि एक हैवी हाइड्रोजन है, उसके पास एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिशियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, पर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। हाइड्रोजन और प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, डेट्रियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिशियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल प्रोटियम है, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कह सकते हैं हम उसे, जिसके अंदर कंटेन 0.0156% ऑफ ड्यूट्रियम। ओके, बाकी जो हाइड्रोजन और प्रोटियम है वो 99.985% है। वहीं अगर मैं बात ट्रिशियम की करूँ तो ट्रिशियम तो भाई बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट है, क्योंकि ट्रिशियम का कंसनट्रेशन अबाउट 1 एटम पर 18 टू द पावर ऑफ 18 एटम्स ऑफ प्रोटियम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जीरोज़ है ये। और हमारी ट्रिशियम की एक ख़ास बात भी है कि वो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो बीटा पार्टिकल्स की रेस को निकालता है, और उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो 12.33 ईयर्स का है, और वो लो एनर्जी इमिट्स करता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के लिए इतना डेटा इम्पोर्टेंट है, इतना डेटा काफ़ी भी है। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो आइसोटोप्स हैं एक दूसरे से एक बात में और अलग होते हैं, जो कि है बॉन्ड डिसोसिएशन। द ओनली डिफरेंस इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शन मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है, शायद हायर क्लासेस के अंदर डिस्कस किया जाएगा, बट लेट इट बी। हमें जितना लिखा है हम उतना पढ़ेंगे, ज़्यादा जान के अपन को क्या करने का। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, सबसे पहली प्रिपरेशन आती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। देखो, अगर मैं इसको याद दिलाऊं तो ये वही प्रिपरेशन है जो हमने हमारे क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसमें सबसे पहले देखी थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ग्रेनेट विल बी इक्वल्स टू सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। याद है हमने वो जो भी गैस इवॉल्व होती है उसको बबल सोप सॉल्यूशन से निकाला था, और जो बबल निकलते हैं अगर वो पॉप साउंड करते हैं तो देन दे कंटेन हाइड्रोजन। बस ये उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं पूछता। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इसके 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। सीधी सी बात है, वाटर के अंदर H2 होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब 99% वो प्योर होना चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है वो निकल के यूज़ कर लो, और जो एक्वेशियस सॉल्यूशन है ना वो बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लो, तो उसकी प्योरिटी बढ़ जाएगी, प्योरिटी बढ़ जाएगी। और उसी के बाद इसका एक और थर्ड मेथड भी आता है। थर्ड मेथड जो है एक बाय प्रोडक्ट के यूज़ में होता है। अगर याद हो तो 10th में हमने ब्राइम सॉल्यूशन का एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं, वो देखा था। उसके अंदर ये एज अ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ये एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, बस इतना याद रखो कि इसको ब्राइम सॉल्यूशन के अंदर यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और चौथा आता है हमारा रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स हाइड्रोजन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। पर इसका जो प्रोसेस है यानी कि सिन गैस वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो 4th टॉपिक है यही एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है जो कि कहलाती है सिन गैस। ओके, सिन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिन गैस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। देखो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सिन गैस के प्रोसेस के अंदर हमें एक बार जब हम कार्बन को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक बार हाइड्रोजन मिल रही है, और उसी मतलब कि हमारी ये वाली जो रिएक्शन है इसको अगर मैं वापस वाटर के अंदर डालूंगा तो मुझे वापस से हाइड्रोजन मिल जाएगा, और वो ही इसकी खासियत है सिन गैस की। ओके, और जो मैं वापस जो रिएक्शन कर रहा हूँ ना वाटर के साथ, उसको हम लोग कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाती है और कोई भी हार्मफुल केमिकल रिलीजेस नहीं होते।
बाकी तो अब हम ह्यूमन्स आलसी हैं, तो 77% इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल से निकाली जाती है, 18% कोल से। ये डेटा कोई नहीं पूछता, पढ़ते क्यों है, देते क्यों है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन। देखो, डाईहाइड्रोजन के अंदर वो सारी गुणों की कमी है जो एक अच्छे खाने के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कम्बस्टेबल गैस अलग बात है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लाइटर है, हवा से भी हल्का है, पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है, वो बात अलग है कि पानी खुद इससे बना हुआ है। इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद दोज ऑफ ड्यूट्रियम आर गिवन इन द टेबल 9.1। जिसको पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है, ये लिख दोगे तो अभी चलेगा। सबसे पहली है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसको हर एक एलिमेंट से अलग कर देती है। ये सिंपलेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है। उसके बाद इसकी दूसरी आती है लूज ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव H+, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H-, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये इसकी रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। ओके, सो दिस इज रिएक्शन विथ हेलोजेंस। देखो, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ये हैलाइड्स बनाता है। हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। जैसे किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्साइड्स बनाता है, वैसे हाइड्रोजन किसी भी मेटल के साथ जुड़ के हाइड्राइड्स बनाता है, हैलाइड्स बनाता है। और वो हैलाइड्स के अंदर जो एक्स होता है, यानी कि जो हमारे हेलोजेंस होते हैं, वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक की रिएक्टिविटी सीरीज भी बिल्कुल ऐसी है। ओके, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। तो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके वो हैलाइड्स बना रहा है, डाईऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो वाटर बनाता है, डाईनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो अमोनिया बनाता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं, हाँ, मेटल हाइड्राइड्स बनाता है, उसका और कोई नाम नहीं है। जहाँ पे मेटल जो है वो एक एल्कली मेटल होता है। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से क्या करता है कि उसको अलग कर देता है और अपनी जोड़ी ऑक्सीजन के साथ बना के वाटर फॉर्म कर लेता है। मेटल आयंस में से भी आयंस को ले लेता है और मेटल को अलग कर देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर हमें हाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे इसके अंदर बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है हमारा वनस्पति घी का। अगर हम लोग वेजिटेबल ऑयल को निकल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के अंदर डालते हैं तो हमें वनस्पति घी मिलता है। और बाकी बहुत सब कुछ है, ठीक है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेस हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है उसका कि वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, बिकॉज कि वो अमोनिया फॉर्म करता है। उसके बाद उसके लास्ट के ये 3 कि वो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज, यानी कि जो वेल्डिंग के लिए टॉर्चेज यूज़ होती हैं, जो हाई टेम्परेचर रिलीज़ करती हैं, उसके लिए। उसके बाद हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल्स के अंदर यूज़ हो सकता है। खैर अभी अपने पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यूज़ हो सकता है। इसी से आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इफ़िशिएंट है, मतलब कि वो पॉल्यूशन तो करता नहीं, करेगा भी तो भी क्या, पॉल्यूशन के लिए क्या मतलब ज़रूरी होता है। अगर किसी कार्बन को हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि हार्मफुल होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा, जो कैसे हार्मफुल हो सकता है। वो बात अलग है कि अगर उसके अंदर झोल हो तो, बट फिर भी इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। बट हमारी टेक्नोलॉजी वीक होने की वजह से हम कभी भी हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ नहीं कर पाएँ। शायद आगे जाके कर पाएँ, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बना दें। वही हम लोग हाइड्राइड्स के अंदर आगे जाते हैं। जैसे कि अगर ये चैप्टर ऑक्सीजन के लिए होता तो यहाँ पे हमारे लिए ऑक्साइड्स आते, हाइड्रोजन के लिए, इसलिए हमने हाइड्राइड्स पढ़े। हाइड्राइड्स में ऊपर की बकवास किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें काम की है, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। ये इसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेटेलिक की, तो मेटेलिक के अंदर, ओके सॉरी, PDF को क्लियर हो जाने दो। यप, सो इट इज़ नाउ क्लियर। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन मिला के बनाता है S ब्लॉक के साथ, जो कि हमने S ब्लॉक के अंदर देखे भी थे। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, द आयोनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वायलेंट एंड नॉन कंडक्टिंग ऑन सॉलिड स्टेट। पर वो जो मेल्ट हो जाते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करके डाईहाइड्रोजन गैस उनके एनोड साइड पे निकल जाती है।
ओके, ये बात बताता है कि वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बने होते हैं। और वहीं हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है सलाइन हाइड्राइड्स। ये वॉलेंट्री होते हैं वाटर के साथ और डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर्स, अगर मैं मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात करूँ तो इसके अंदर मेटेलिक या फिर कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की अगर मैं बात करूँ, ओके सॉरी मेटेलिक की नहीं, मैं भी बात कर रहा हूँ कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। आई थिंक सो कि इसके अंदर टॉपिक थोड़ा सा इधर उधर है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के अंदर ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ठीक है, सो मैं आपको इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से ये कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, तो ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और उनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी कि हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर्स, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की डिफाइन। और वो एज अ लुईस एसिड काम करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर मैं बात करता हूँ, सो दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट देयर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर्स। 14 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसी गैंग के हैं और उनकी जो जियोमेट्री है वो फिक्स होती है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की बात करूँ तो ये मतलब ऐसा है जैसे कि किसी के पास बहुत पैसे आ जाते हैं तो वो कचरे जैसे पड़े रहते हैं, वैसे इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है प्रेजेंट एज अ लोन पेयर। ग्रुप 15 और 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन रिच हैं, एक्ट एज अ लोविट बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ओके, अगर कहीं पे ये पॉइंट्स लिखे हों तो काफ़ी अच्छी बात है और अगर नहीं लिखे हों तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये बहुत क्लियरली बताया और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए अगर नहीं मालूम चला हो तो फिर से अपनी नोटबुक उठाओ और उसके अंदर ये पॉइंट्स रिवाइंड करके फिर से लिखो। ठीक है, एक पॉइंट बताया सबका। अभी आ जाता हूँ मैं मेटेलिक या फिर नॉन स्टीरियोमेट्रिक या फिर इंटरसेल्युलर हाइड्राइड्स के बारे में। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बिकॉज इसके लिए कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसके लास्ट का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए या फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी अच्छे होते हैं। बस इसका इतना इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि इसके अंदर ग्रुप 7 और 8 उसे इसके अंदर सारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। एंड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रेडियो एक्टिव के बारे में, भले हमें रेडियो एक्टिव कितने भी पसंद हो उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएंगे, लेट देम बी। इसके बाद हमारा सबसे ज़रूरी टॉपिक आ जाता है जल यानी कि वाटर। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लो, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड होता है। इसकी वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, पर इसकी सबसे अच्छी ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसके अंदर एक हाई फ्रीजिंग, हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, लिक्विड है, ठीक है, पर फिर भी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाँ, और तो और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S, H2SE और अदर लिक्विड के कंपैरिजन में भी। और तो और इसकी स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, कितनी तारीफ करें इसकी। ओके, उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जो कोई भी नहीं पूछता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखना चाहो तो देख लो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस, वो भी कोई नहीं पूछता। बात आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के ऊपर। वाटर जो है उसकी फर्स्ट देखो, वो वैसे तो है ना 4 कैटेगरी शो करता है। उसकी सबसे फर्स्ट है एमोट्रॉफिक नेचर। एमोट्रॉफिक नेचर यानी कि वो एसिड के जैसा भी बिहेव करेगा और वो वाटर के बेस के जैसा भी बिहेव करेगा। ओके, ओके, सॉरी फॉर द एरर। एमोट्रॉपिक नेचर यानी कि वाटर जो है एज इट विल एक्ट एज अ बेस ऑल्सो एंड एक्ट एज अ एसिड ऑल्सो। तो आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, या तो ऑक्सीजन का होना या हाइड्रोजन का न होना। और वाटर के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, उसी के साथ साथ रिडक्शन भी कर सकता है। ओके,
इसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोलाइसिस होता ही क्या है, वाटर को डिवाइड करते हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी तो वही होता है। पर क्या होता है कि ड्यू टू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। It dissolves many ionic compounds, however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water. इसके बाद एक इसका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम लोग, वो आता है हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन। From aqueous solution may salts can be crystallized and hydrated salts such as association of water is of different types, जैसे कि देख सकते हो कोऑर्डिनेट वाटर, इंटरसेल्युलर वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, बहुत सारे वाटर है। पर वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। देखो कोई भी वाटर हार्ड कब होता है, जब उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स। वो एक वाटर को हार्ड वाटर बना देते हैं। और उसी के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेटर विद द सोप, ओके, बट सॉफ्ट वाटर गिव लेटर विद द सोप वेरी इजीली। ओके, और सॉफ्ट वाटर की अगर मैं डिफाइन बताऊँ तो वो कुछ ऐसी है कि सॉफ्ट वाटर के अंदर एब्सेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड्स, बस इतना ही है। पर इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का बहुत ईजी तरीका है जो कि है बॉइलिंग। पर वहीं उसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि है क्लर्क्स मेथड। क्लर्क्स मेथड के अंदर कुछ भी नहीं करते, इसके अंदर बस लाइम ऐड कर देते हैं हार्ड वाटर के अंदर और वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमें हमारा सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। ओके, सो हियर इज अ रिएक्शन। बट इसी के अंदर परमानेंट हार्डनेस को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब परमानेंट हार्डनेस की एक वजह भी है जो कि है ओके, सॉरी फॉर द एरर, वन मोर टाइम, लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। सो इसकी प्रेजेंस क्यों है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स इन वाटर। परमानेंट हार्डनेस सिंपली गर्म करने से नहीं निकलेगी, उबालने से नहीं निकलेगी, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है आयन एक्सचेंज मेथड या फिर सिंथेटिक रिंस मेथड। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर इस चैप्टर में से कोई पूछेगा सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेसेस होते हैं। ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ऑब्वियसली बात है, जैसा लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा के साथ जब हम इन परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को रिएक्ट कराते हैं तो ये इजीली सॉफ्ट वाटर को रिलीज़ कर देते हैं, हमें हमारा मिल जाता है। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग दूसरे मेथड जो कि है कैल्गन मेथड। अगर इसके अंदर कोई कुछ भी पूछता है तो वो है सिर्फ एक चीज़, कैल्गन मेथड के अंदर यूज़ होने वाला सब्सटेंस जो कि है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। हो सके तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रख लो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाकी ये होता है Na6P6O18 है, ईजी है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज के जैसा है, सिमिलर है, मच सिमिलर है। और इसको बस हार्ड वाटर के अंदर डाल दो और होने दो, क्या होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर। देखो अब ऐसा मत बोलना कि मैंने रिएक्शन नहीं बताई, देखो रिवीजन सीरीज़ है। अगर मैं इसके अंदर हर रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने बैठूंगा तो ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, हाइड्रोजन के प्योर जो वीडियोज़ है उसके अंदर बता रखा है। इसके अंदर मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे मार्क्स पढ़ सकते हैं और एक बेसिक रिविजन हो जाए। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड जियोइड या फिर परम्यूटिव प्रोसेसेस। हाइड्रेटेड sodium aluminium zincate is also zeoid and permittive for the same simplicity. Sodium aluminium silicate यानी कि NaAlSiO4 कैन बी रिटर्न एज NaZ। से अच्छी सी बात है कि एल्यूमिनियम जिंकेट को इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इसको हॉट वाटर के साथ मिक्स कर दो और रिएक्शन को होने दो। पर इससे भी एक बेहतर मेथड हमारे पास है जो कि है सिंथेटिक रिंस मेथड। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो जो कोई भी हमारे पास हार्ड वाटर है उसको कैटायन एक्सचेंज, देखो मैं पूरा कर, हार्ड वाटर इज सॉफ्टन बाय यूजिंग सिंथेटिक कैटायन। देखो इसको सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज रिंस, इसके अंदर क्या होता है कि कैटायन एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है।
कैटायन एक्सचेंज हो रहा है तो क्या एक्सचेंज होगा? देखो, कैटायन एक्सचेंज के अंदर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं SO3H ग्रुप के, और वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। उसकी वजह से वो कैटायन को इजीली एक्सचेंज करके किससे एक्सचेंज करते हैं? वो एक्सचेंज करते हैं सोडियम से। By treating with NaCl, this reagents exchange sodium ions with calcium and magnesium ion present in the hard water to make the water soft. Here R is a rinse anion. उसके बाद क्या होता है कि जो प्योर डीमिनरलाइज यानी कि डीआयोनाइज्ड वाटर है, फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट, इज ऑब्टेन पासिंग थ्रू सक्सेसिव थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज। इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज, फिर एनायन एक्सचेंज, एंड फिर यू आर गेटिंग योर वाटर। दिस कैटायन एक्सचेंज, देखो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर एक एनिमेशन वीडियो देख लो जिसके अंदर आपको पूरा एक फैक्ट्री प्रोसेस समझाया जाएगा, उससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, दिस कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस H+ आयन एक्सचेंजेस Na+, Ca+, Mg2+, हो गए, Ca के ऊपर भी 2+ है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन प्रोटॉन रिलीजेस एंड थर्स मेक्स द वाटर एसिडिक। अब इस एसिडिक को बेसिक तो करना पड़ेगा, और उसी के लिए बेसिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? OH डाल सकते हैं, OH डाल देते हैं और हमें हमारा नॉर्मल वाटर मिल जाता है। द एग्जॉस्टेड कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रिंसेस बेड्स आर रीजनरेटेड बाय ट्रीटमेंट विद डिल्यूट एसिड एंड एल्कली सॉल्यूशंस रेस्पेक्टिवली। उसी के बाद हाइड्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म आ जाता है जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी प्रिपरेशन देख सकते हो, या तो हम लोग एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड के साथ रिमूविंग एक्सेसिव वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर पेरोक्साइड डाइसल्फेट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशंस एट हाई करंट डेंसिटी। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है बेसिकली, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यह मेथड यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन का, किसके लिए? D2O2 के लिए। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इन द केस ऑफ 1% ऑफ H2O2 इज फॉर्म्ड, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर कंसनट्रेशन टू अप टू सिमिलरली अबाउट 30% बाय मास। By distillation under reduced pressure, it can be further concentrated to 35% by careful distillation under low pressure. The remaining water can be frozen out to obtain H2O2. इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लो। H2O2 प्योर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, नहीं तो पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है। इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि H2O2 मिसिबल विथ वाटर होता है, एंड मिसिबल यानी कि सॉल्युबल होता है। इसका मतलब पूछना मत मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, वैसे कोई पूछता नहीं है, पर एक ओपन बुक या फिर लैपटॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कब? एसिडिक मीडियम के अंदर। बस इतना ही पूछते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है। उसके बाद रिड्यूसिंग एक्शन कब करता है? वो एक एसिडिक मीडियम के अंदर करता है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वो एक बेसिक मीडियम के अंदर, और रिडक्शन एक्शन वो एक बेसिक मीडियम के अंदर। मतलब ये हर टाइप की चीज़ कर सकता है। ऑक्सीडेशन एक्शन एसिडिक और बेसिक के अंदर भी, रिडक्शन भी एसिडिक और बेसिक के अंदर भी, कुछ भी कर सकता है। इसकी जहाँ स्टोरेज की बात होती है तो इसको बहुत स्पेशल स्टोरेज के अंदर रखना पड़ता है ताकि ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करे। एज कि हम देख सकते हैं कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी भी मीडियम के अंदर कर लेता है, तो मटेरियल्स को बहुत ध्यान से चुनना पड़ता है। उसी के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है जो कि है हैवी वाटर, D2O। D2O न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि हम लोग अगर उसको रिएक्टर कहें तो रिएक्टर के जो न्यूक्लियर चार्जेस होते हैं उसके अंदर जो हीट रिलीज होती है उसको कूल डाउन करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ होता है। ओके, और इसका लास्ट टॉपिक ये आता है कि डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी हाइड्रोजन इकोनॉमी है, और इसमें सारे सपने दिखाए जाते हैं कि हाइड्रोजन का यूज़ करके हम लोग पॉल्यूशन फ्री कार्स, पॉल्यूशन फ्री मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, और सब कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है ख़त्म हो जाता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इस बुक के सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ, और मैंने कवर भी किए हैं। अगर कोई रह जाता है तो कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि वो कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि हमने लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को डिस्कवर किया है, आई मीन की स्टडी किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना प्लीज़, ठीक है? आप ही का सपोर्ट है। थैंक यू सो मच।